नमस्कार, आप देख रहे हैं जन्म न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ राहुल नायक। और मैं हूं अनुज मौर्य। और आज जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के 7वां चरण भी पूरा हो गया है। मतलब उत्तर प्रदेश का चुनाव 7 चरणों में था इस बार। तो फरवरी से शुरू हुआ था और आज 7 मार्च को संपूर्ण हुआ। अब आज एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश के चुनाव के हाल के बारे में क्या कहती है और आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। और अनुज मौर्य आज हमको बताएंगे कि आखिर एग्जिट पोल में किसकी सरकार बनेगी और किसका पत्ता साफ। 2022 का ये यूपी चुनाव अपने आप में बहुत खास है। 1992 के बाद मंडल कमंडल की राजनीति का जो ये उभार हुआ है, ये बीच के 20 सालों में एक तरह से दब सा गया था। 2007-2012 में थोड़ा थोड़ा इसका अस्तित्व दिख रहा था, लेकिन मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस चीज का, जात का जो फैक्टर था यूपी चुनाव पे, इसका असर कम दिखने लगा था। लेकिन अगर अखिलेश यादव की इसमें बात करें तो उन्होंने इस बार फिर से इस फैक्टर को बहुत ही अच्छी और बहुत ही बखूबी तरीके से उभारा है। उत्तर प्रदेश के पूरे चुनाव की अगर बात करें तो इस बार जो 2 खिलाड़ी उभर कर आए हैं वो है सपा से अखिलेश यादव जी और भाजपा से योगी आदित्यनाथ। और इस पूरे चुनाव पे अगर खास गौर किया जाए तो सपा की तरफ से एक अकेले आदमी ने, अखिलेश यादव ने प्रचार का जिम्मेदारी उठाई थी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की तरफ से जिम्मेदारी उठाई थी। लेकिन अगर इन दोनों में बात करें तो प्रचार के मामले में 20 अखिलेश यादव ही बनके उभरे हैं। पहले चरण को छोड़ दें तो इसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी का जो चुनाव प्रचार में एंट्री हुई थी, वहां से भाजपा थोड़ा सा एज लेते हुए जरूर दिखी थी। लेकिन अगर सिर्फ अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करेंगे तो अखिलेश यादव ने पूरे प्रचार को बहुत ही अच्छे तरीके से सबके सामने रखा। उन्होंने समय समय पे मीडिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बहुत सारे मौके दिए। उन्होंने बहुत सारे ऐसे मौके बनाए भी जिससे मीडिया उनकी तरफ बार बार आकर्षित हुई। योगी आदित्यनाथ इस मामले में थोड़ा सा पीछे जरूर रह गए। अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो जिस तरह से पहले चरण में देखा गया कि पहले चरण के वक्त उनका प्रचार जमीनी स्तर पे था ही नहीं। वो दिल्ली में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे या फिर ऑनलाइन प्रचार कर रहे थे, जिसका यूपी में प्रभाव बहुत ही कम दिख रहा था। अगर हम लोग पहले चरण के चुनाव प्रचार की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार करने आए ही नहीं थे। हाँ, ये बात आप सही बोल रहे हैं। पहले चरण में जब बिजनौर में उनकी पहली फिजिकल रैली थी तो वहां पर उन्होंने मौसम का बहाना देते हुए वो रैली में गए ही नहीं। और वहीं जब जयंत चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि यहाँ का मौसम तो सही है लेकिन शायद भाजपा का मौसम खराब है। वहीं अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो मायावती जी इस बार लग रहा था कि वो चुनाव जीतना ही नहीं चाहती हैं। वहीं अगर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी की बात करें तो इस बार लगता है उन्होंने सिर्फ महिलाओं पर ही ध्यान दिया है। वो लगता है चुनाव प्रचार में पुरुषों को भूल ही गई। लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा चलाते हुए उन्होंने पूरा चुनाव प्रचार ही खत्म कर दिया। बिल्कुल सही राहुल, ऐसा लगा ही नहीं उनको पुरुषों का वोट चाहिए भी। मैनिफेस्टो में सारी चीजें जो लिखी गई थी वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए लिखी गई थी, पुरुषों की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, छोटे थे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि चंद्रशेखर रावण, ओवैसी, इन सब का भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था यूपी के इलेक्शन में। ओवैसी जिस तरह इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे और खासकर जब हिजाब का मामला उठा था कर्नाटक में, इसके बाद जिस आक्रामकता के साथ उन्होंने इलेक्शन का प्रचार किया, ऐसा लगा कि वो वो ध्रुवीकरण करना चाहते थे। मुसलमान वोट को पूरी तरह से अपने पक्ष में करना चाहते थे, क्योंकि उनको लग गया था कि मुसलमान कहीं ना कहीं सपा की तरफ ही जा रहे हैं। हिजाब मामला उनके लिए एक एसेट बन गया है, जिससे उनको लगा कि मुस्लिम उनकी तरफ आ जाएंगे। और चंद्रशेखर रावण जो कि पहले लग रहा था समाजवादी पार्टी में उनके साथ गठबंधन हो जाएगा, लेकिन उनका गठबंधन नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने की ठानी। ये चंद्रशेखर रावण वही हैं जिनका गठबंधन ना होने पर यहां तक इन्होंने कह दिया कि अखिलेश यादव सिर्फ उनको अपना भाई तक कह दें तो वो उनको समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन अखिलेश यादव ने उनको अपना भाई नहीं कहा। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में कोशिश तो की
उन्होंने एक ऐसा मुद्दा लेकर आए जो अयोध्या में जमीनी विवाद था, लेकिन राम मंदिर के आगे उनका जमीनी विवाद टिक नहीं पाया। अब आते हैं असल मुद्दे पर कि आखिर इस बार किसकी बनेगी सरकार और किसका होगा पत्ता साफ, कि आखिर जनमत न्यूज का एग्जिट पोल क्या कहता है। जैसा कि प्री पोल, अधिकतर प्री पोल में ये कहा गया कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है, लेकिन एक प्री पोल उसमें ऐसा था जिसने कहा कि सपा की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि 6 महीने पहले ये प्री पोल हो रहे थे, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, लेकिन समय के साथ माहौल यूपी में बदलता गया और चरणबद्ध हर चरण में यूपी की जनता के मन बदलते गए। अगर हम हर चरण की बात करें तो हर चरण में तो चुनावी एजेंडे अलग थे, पार्टियों का लड़ने का तरीका अलग था, लेकिन उसके साथ साथ यूपी की जनता के मन में क्या चल रहा है उसमें भी बदलाव देखने को मिलते रहे। इस यूपी इलेक्शन में कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसको अगर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी सरकार बनने जा रही है। उनमें से पहला बिंदु है वोटिंग परसेंटेज। पहले चरण की बात करें तो 58 सीटों पर 62.4% की वोटिंग हुई, जो कि 2017 के मुकाबले से 1.2% कम है। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में 55 सीटों पर 64.42% की वोटिंग हुई, जो कि 2017 के मुकाबले से 1.1% कम थी। तीसरे चरण में 59 सीटों पर 61% वोटिंग हुई, जो कि 2017 के मुकाबले 1.21% कम रही है। चौथे चरण में 59 सीटों पर 61.65% वोटिंग रही, जो कि 2017 के मुकाबले 1% कम रही है। पांचवें चरण में 61 सीटों पर 55.8% वोटिंग रही, जो कि 2017 के मुकाबले 2% कम रही है। छठे चरण में 57 सीटों पर 54% वोटिंग रही, जो कि 2017 के मुकाबले 2.5% वोट कम रही है। और वही आखिरी सातवें चरण की बात करें तो 55 सीटों पर 54.8% वोटिंग रही। ये वोटिंग आज के 5 बजे तक का डेटा है। अगर आप गौर से ध्यान दें तो आपने ये जो सुना है इसमें कहीं ना कहीं 2017 के मुताबिक देखा जाए तो हर चरण में 1 से 2% वोटिंग कम रही। आखिर किसकी वोटिंग कम रही और इसकी क्या वजह रही? क्या सपा के वोटर्स कम थे या भाजपा के वोटर्स कम थे? नहीं, जनमत न्यूज का ये मानना नहीं है। बाकी अगर पॉलिटिकल पंडितों को गौर से सुने तो बहुत से पॉलिटिकल पंडित ये कहेंगे कि भाजपा के वोटर कम निकले हैं, भाजपा के वोटर भाजपा से नाराज हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसा नहीं रही है। जैसे सपा के वोटरों में इस चुनाव को लेकर उत्साह देखने को मिला, वहीं यही उत्साह भाजपा के वोटरों में भी देखने को मिला। अगर कहीं किसी में निराशा देखने को मिली तो वो देखने को मिली बसपा और कांग्रेस के वोटरों में। उन लोग का ये मानना ही नहीं था कि उनकी सरकार आने वाली है या फिर बन भी सकती है, इसलिए वो चुनाव में वोट देने के लिए निकले ही नहीं। भाजपा के वोटर बहुत उत्सुकता के साथ निकले थे। अगर हम देखें तो हिंदू इलाके में जितने भाजपा के वोटर थे या उनके बूथ को देखें तो उन्होंने अपने बूथ पे काफी अच्छे से काम किया था। और सपा के वोटरों की बात करें तो मुस्लिम इलाकों में तो मुसलमानों ने बहुत जमकर सपा के मत पे वोट दिया है। मुस्लिम, यादव या अन्य जातियों को ले लें तो उन्होंने तो अन्य जातियों में जैसे कि राजभर हो गए या फिर ओबीसी, बाकी ओबीसी जिनके नेताओं को उन्होंने अपने पाले में लिया है, तो उनके वोटरों में भी ऐसा लगा कि वो सपा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कहीं निराशा देखने को मिली तो वो मायावती के वोटर में और प्रियंका गांधी के वोटर में देखने को मिली, जिसकी वजह से हर चरण में 1 से 2% वोटों की कमी आई है। आखिर इस बार के क्या मुद्दे रहे जो सभी राजनीतिक पार्टियों ने वोटरों को अपनी तरफ खींचा? आखिर सपा के क्या मुद्दे थे जो वोटर थे वो सपा की तरफ खींचे हुए चले आए? भाजपा के आखिर ऐसे क्या मुद्दे थे जो भाजपा ने वोटरों को अपनी तरफ खींचा? सपा के आखिर ऐसे क्या मुद्दे थे जो वोटरों को अपनी तरफ, उनको मतलब डर लग रहा था कि मैं अगर इस पार्टी को वोट देंगे तो ये प्रॉब्लम्स दोबारा आएंगी? और भाजपा में आखिर ऐसा इस बार क्या रहा कि जो जनता को निराश कर रखा है? सबसे पहला मुद्दा अखिलेश यादव की तरफ से, जिसको लेके बहुत ही बखूबी तरह से उन्होंने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करी है। सबसे पहला मुद्दा आवारा पशु का। सांड
सांडों को लेके किसान, यूपी के किसान बहुत ही ज्यादा त्रस्त थे। इसको अखिलेश यादव ने तीसरे चरण आते आते भाप लिया था, जिसकी बात उन्होंने अपनी रैलियों में करना शुरू कर दिया था। अगर जमीनी स्तर पे देखें तो वाकई किसान बहुत ही ज्यादा इससे त्रस्त हैं। वो रात रात भर पहरा देते हैं अपनी फसलों को बचाने के लिए। सिर्फ किसानों को इससे नुकसान नहीं है, बहुत सारे हाईवेज में तो बहुत सारे एक्सीडेंट भी हुए, बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ इसलिए मारे गए या फिर उनकी जान चली गई कि सांडों की लड़ाई में अगर बच्चे आसपास थे तो वो भी उसमें आ गए। बहुत सारी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा इन्हीं की वजह से, जिससे बहुत ही ज्यादा भाजपा को नुकसान हुआ है। दूसरा ऐसा मुद्दा था समाजवादी पार्टी का, वो था महंगाई। कोरोना काल जब शुरू हुआ था उस समय भाजपा ने महंगाई को काफी अच्छे से नियंत्रण में रखा हुआ था, लेकिन कोरोना काल खत्म होते होते या फिर कह लें कि चौथी वेव खत्म होते होते जिस तरह से घर के सामानों के रेटों के उछाल आए हैं, उससे सभी घरों के बजट बिगड़े हैं, जिससे जनता में आक्रोश भी देखने को मिला है। सबको उम्मीद थी कि भाजपा की सरकार में महंगाई तो वैसे सामना नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जिस कदर महंगाई बढ़ी है, चाहे वो पेट्रोल के दाम ले लें, चाहे वो तेलों के दाम ले लें, घर खाना बनाने के तेलों के दाम ले लें, उसमें इस कदर महंगाई बढ़ी है कि घर के बजट एडजस्ट करना भी मुश्किल हो गया है। तीसरा मुद्दा जो अखिलेश यादव के लिए बिल्कुल सही समय पे एसेट बन के आया, वो था बेरोजगारी का। जिस तरह से प्रयागराज के स्टूडेंटों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज करी, उसने इस आग में घी डालने का काम करा। वैसे तो हम देख ही रहे थे कि कोरोना काल की खत्म होते होते या फिर कह रहे चौथी वेव खत्म होते होते जिस तरह से बेरोजगार हुए थे, जिस तरह से लोगों का रोजगार छिना था, उनसे बिजनेस नहीं चल रहे थे, उससे तो जनता में ऐसे ही आक्रोश था, युवाओं में ऐसे ही आक्रोश था। लेकिन जब प्रयागराज में रेलवे की भर्ती को लेके आंदोलन हुआ और उस आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस ने जिस तरह से बर्बरता के साथ बंदूक की बट से उनको मारा, उससे बच्चों में बहुत आक्रोश देखने मिला। एक वीडियो भी कल परसों में आया था जिसमें हमने देखा कि प्रयागराज के स्टेशन पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठा खड़े थे। वो अपने घर जा रहे थे और अखिलेश यादव के लिए नारे लगा रहे थे कि वो अपने घर जा रहे हैं और अखिलेश यादव को ही वोट देंगे। चौथा मुद्दा, ओल्ड पेंशन योजना, जो कि 2004 में मुलायम सिंह की सरकार, सपा सरकार में बंद कर दी गई थी और इस बार समाजवादी पार्टी दोबारा उस मुद्दे को लाना चाहती है। वही अगर पांचवें मुद्दे की बात करें तो जो सपा के जो वोटर्स हैं, जिसमें देखा जाए तो इतिहास में ये पहली बार देखा गया है कि मुस्लिम वोटर्स और यादव वोटर्स का जो आकर्षण है इस बार कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं देखने को मिला। बिल्कुल सही राहुल। इतना किसी भी सरकार, किसी भी समाज, किसी पार्टी के प्रति लगाव मुस्लिम वोटर्स के अंदर खास तौर पे नहीं देखा गया। उनके वोट हमेशा ही बढ़ते आए हैं, लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे 80 से 90% मुस्लिम वोट सपा को ही जाने वाले हैं। अब भाजपा की बात करें तो भाजपा के आखिर ऐसे क्या मुद्दे रहे जो उन्होंने उन मुद्दों को रखकर इस चुनाव में लड़ाई लड़ी? अगर हम भाजपा के मुद्दे की बात करें जिसको रख के उन्होंने अपने चुनाव प्रचार किए, पहला मुद्दा था फ्री राशन वितरण। फ्री राशन वितरण भाजपा के लिए तो एक एसेट साबित हुआ। कोरोना काल की शुरुआत में जिस तरह यहाँ के लोग की, यूपी के लोगों की आजीविका गई, उसको देख के तो एक बार ऐसा लगा कि जैसे जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश हुआ, क्योंकि उनके पास तो रोजगार ही नहीं है। लेकिन फ्री राशन वितरण ने तो इस पे एक तरह से कहें तो कवर अप कर लिया। फ्री राशन वितरण की वजह से महिलाओं में खासकर योगी को लेके एक पसंद देखने को मिली है, जिससे उनका घर चला है। दूसरे मुद्दे की बात करें तो दूसरा मुद्दा दिखा कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह योगी सरकार ने काम किया, बहुत सारे माफियाओं के ऊपर जमकर प्रहार किए और उनकी अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया और उनकी अवैध संपत्ति पे बहुत सारे गरीबों के लिए घर बना के दिए। उससे जनता में एक विश्वास दिखा कि हाँ, सच में कानून व्यवस्था के ऊपर काम हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था लंबे समय से बहुत अच्छी नहीं रही थी। उस पर योगी सरकार ने माफियाओं पर काम करते हुए बहुत हद तक
जनता को विश्वास दिलाने में ये समर्थ रहे कि हाँ, कानून व्यवस्था यूपी की अच्छी है। लड़कियों की सुरक्षा को लेके भी काम अच्छे हुए हैं। लड़कियों में भी ऐसा देखने को मिला है कि उनको यूपी की पुलिस पे अब थोड़ा थोड़ा विश्वास आ गया है। तीसरा मुद्दा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम। योगी सरकार को देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत सारा काम है, जनता को देखने को ऐसा प्रतीत हो रहा है। मेट्रो पे काम, रोड, जगह जगह रोड बनना, एक्सप्रेसवे, कई एक्सप्रेसवे शिलान्यास हुए, कई एक्सप्रेसवे के उद्घाटन भी हुए हैं, जिसको देखकर जनता काफी ज्यादा खुश देखने को मिली और उनको ऐसा लग रहा है कि आगे चल के हो सकता है कि और ज्यादा विकास देखने को मिले। इन सारे मुद्दों को देखें तो जनता 5 साल उनको और देने के लिए लग रहा है कि हाँ, तैयार है। 3 मुद्दे तो ये हो गए। चौथा और बहुत बड़ा मुद्दा, राम मंदिर। भाजपा ने जो जो कहा, जो उनके कोर मैनिफेस्टो में था, वो लगभग पूरा होते हुए देखने को मिल रहा है। चाहे वो 370 हो, चाहे वो 3 तलाक हो, और फिर अब राम मंदिर। राम मंदिर को लेके तो बहुत से लोग कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, जिसपे योगी सरकार ने 2019 में तंज करते हुए कहा हम मंदिर भी वहीं बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे। जनता जब इन सारे मुद्दों को पूरा होते हुए देखती है तो उसको कहीं ना कहीं विश्वास होता है। 5वां मुद्दा, जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश करी, एक अंडर करंट हिंदू वोटरों में भी देखने को मिला। अगर मुस्लिम वोटर एक मुश्त होकर समाजवादी पार्टी तरफ जा रहे थे तो हिंदू वोटरों में भी कहीं ना कहीं एक आग सी दिख रही थी कि हाँ, उनको भी वोट देना है। और जिस तरह से पहले और दूसरे चरण में वीडियो देखने में आए थे कि मुस्लिम मतदाता एक झुंड में जाकर वोट दे रहे हैं, उसको देखने के बाद तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण में तो हिंदू वोटरों में भी ये कंसोलिडेशन देखने को जरूर मिला। अब ये तो हो गई सारे मुद्दों की बात। अब हम आपको बताते हैं कि यूपी चुनाव आखिर जीत कौन रहा है। जनमन न्यूज ने अपना खुद का सर्वे किया और जिसमें उसने पाया कि सरकार किसकी बनने जा रही है। अब हम ये सीक्रेट या ये सस्पेंस कह लें तो वो आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं कि आखिर जनमन टीम क्या कहती है और किसकी सरकार बनते हुए देख रही है। चलिए, अब आपको जनमन टीम बताती है चरण वाइज कि हाँ, कैसे, मतलब किसकी सरकार बनने जा रही है। सबसे पहला तो पश्चिमी रीजन में आते हैं 70 सीटें, जिसमें से भाजपा को 34 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं अन्य सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी और बसपा को मुश्किल से 1 से 2 सीट पश्चिमी रीजन में मिलते हुए दिख रही है और कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं ब्रज रीजन में देखें तो 65 सीटें आती हैं ब्रज रीजन में, ब्रज क्षेत्र की बात करें तो भाजपा को 49 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और समाजवादी पार्टी को 16 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। और अन्य पार्टियों की बात करें तो उनका तो खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं अगर हम कानपुर रीजन की बात करें, कानपुर रीजन में 51 सीटें आती हैं, जिसमें 39 सीटें भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं मात्र 12 सीट ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों में जाती दिख रही है। समाजवादी पार्टी को 11 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, बसपा का यहाँ पे भी खाता नहीं खुल रहा है। वहीं अगर अवध रीजन की बात करें तो अवध रीजन में आती हैं 81 सीटें। अवध क्षेत्र, लखनऊ क्षेत्र, 81 सीटें आती हैं उस क्षेत्र में, जिसमें 55 सीटें भाजपा जीतते हुए दिख रही है। वहीं पे 25 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के खाते हुए में जाती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस को भी 2 से 3 सीटें यहाँ मिलती हुई दिख रही हैं और बसपा 6 से 7 सीटें वो इस रीजन में जीत सकती है। वहीं अगर गोरखपुर क्षेत्र की बात करें तो गोरखपुर के आसपास को इलाकों में मिला के 65 सीटें आती हैं, जिसमें से 36 सीटें भाजपा जीतते हुए दिख रही है। बाकी अगर हम 28 सीटों की बात करें तो उसमें समाजवादी पार्टी जीतते हुए दिख रही है और 2 सीटें ऐसी हैं जिसपे बसपा बहुत कांटे की टक्कर दे रही है। अगर इस वाराणसी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे टोटल 71 सीटें हैं, जिसमें से 42 सीटें भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। बाकी अगर 28 सीटों की बात करें तो उस पर तो समाजवादी जीत रही है और 2 सीटें बसपा के खाते में भी जाती हुई दिख रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो से पहले जो यहाँ का माहौल था
वो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं सपा के पक्ष में जा रहा है। लेकिन जिस तरह मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक चला और फिजा बदली थोड़ी सी यहाँ की, जिसके बाद ऐसा लगा कि अब भाजपा के खेमे में जो डेंट चल रहा था, जो लग रहा था कि उनके वोटर से छिटक से रहे हैं, वो वापस से भाजपा की तरफ आ गए हैं, जिसकी वजह से इन 72 सीटों में भी भाजपा को 42 सीटें मिल रही हैं। हमने आपको पूरे क्षेत्र वाइज, मतलब चरण वाइज बता दिया कि किस में किसकी सीटें, कितनी सीटें आ रही हैं। और अगर पूरे यूपी की बात करें तो 403 में से भाजपा को 255 से 250 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी को 140 से 145 सीटें करीब मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 4 से 5 सीटें और बसपा के खाते में 8 से 10 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। ये तो रहा हमारे जनमन न्यूज का एग्जिट पोल, लेकिन जनता का जो वास्तविक एग्जिट पोल है वो तो 10 तारीख को ही देखने को मिलेगा। वो फैसला तो 10 तारीख को ही आएगा जब ईवीएम की पेटियां खुलेंगी। और हम लोग इस बात पे जरूर चर्चा करेंगे 11 तारीख को कि किस पार्टी की सरकार बनी है और क्यों बनी है और किसके मुद्दे हावी रहे हैं। तब तक जनमन न्यूज को देखते रहें। जैसा कि अनुज ने बताया कि जनता का जो असली मत है वो हमें 10 तारीख को ही पता चलेगा, और 10 तारीख को भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें ये बताएंगे कि आखिर सरकार किसकी बनी और सरकार क्यों बनी, आखिर ऐसे क्या मुद्दे रहे जो उनकी सरकार बनी और उनके मुद्दे दूसरी पार्टियों पर, विपक्ष पार्टियों पर हावी रहे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहिए जनमन न्यूज 24। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।